ये सब बोल देते हैं कि मॉक अटेम्प्ट करना है, लेकिन कोई ये बताता नहीं है कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैंने मॉक एनालिसिस को एंटरटेनिंग बना लिया। मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में जब मेरा मन करता है ये वीडियो देख लेता हूँ कि मैं कौन कौन सी गलतियां रैंडमली करता रहता हूँ। टीपीसी सीबीटी 2 से 10-15 दिन पहले हाउ डिड आई रिवाइज। मैं बोल रहा हूँ परसों तुम्हारा टेस्ट है। अब ये सुनने के बाद तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब भाई तुम सही जा रहे हो। अगर तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि यार परसों ही टेस्ट है, इतना बड़ा सिलेबस है, ये सब रिवाइज करना है, जल्दी कर रहे हो मेरे भाई, जल्दी फटाफट। हेलो एवरीवन, सो भाई घबराओ मत, मैं ही हूँ। पिछली बार लोग यार कमेंट में 28-28 साल का बोल रहे थे, मैंने अपनी ऊंची और दाढ़ी उड़ा दी, मैं क्या देखी जाएगी। सो वेलकम टू द मैथ स्ट्रेटेजी वीडियो। इस वीडियो का एक बार मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पहले तो अपने स्कोर और दिखा दूंगा, उसके बाद आई विल टेल यू कि भाई सब बात करते हैं कि मॉक देने कैसे हैं वो बताऊंगा, फिर उसको अच्छे से एनालाइज कैसे करना है, वही नॉर्मल तरीका नहीं, अच्छे से कैसे करना है, फिर कैलकुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है स्पेशली एनटीपीसी में, फिर उसके बाद टीचर कौन सा सेलेक्ट करना है, मैंने किस टीचर से पढ़ा था, गलतियां क्या क्या करते हो आप लोग, रिवीजन के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि हाउ AIR 7 हेल्प्ड मी, मैं जानता कैसे हूँ और वो सब, और फिर उसके बाद में वही रिवीजन वाली चीज़ की मैंने कैसे AIR 7 की एडवाइस लेके और रिवीजन करा एंड आई गॉट गुड रिजल्ट्स। कैसे गुड रिजल्ट्स, तो देखो बात करते हैं। ये मेरे इस साल का अभी तक का हिसाब किताब है। इन जनवरी आई गिव माय एसएससी फ्यूचर मींस इन विच आई स्कोर्ड 23 आउट ऑफ 30 इन मैथ्स व्हिच इज नॉट रियल, मतलब कोई ग्रेट स्कोर नहीं, इट्स एन एवरेज स्कोर। फिर उसके बाद मैंने अपनी गलतियां देखी, कैसे क्या करना है, कहाँ कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, थोड़ा मैंने इंप्रूव करा। फिर इन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी में आई स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन मैथमेटिक्स एंड 30 आउट ऑफ 30 इन रीजनिंग। जीके में थे बाकी कम। और इन जुलाई वाला में एनटीपीसी सीबीटी 2 में आई स्कोर 34 आउट ऑफ 35 एंड दिस इज माय अभी तक के रैंक, जो रैंक मित्रा पे चल रही है अभी तक की 5 चल रही है फिलहाल। सो दिस इज अबाउट मी। नाउ लेट्स मूव अहेड इन दिस वीडियो। ये मैं बताऊंगा कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है। एकदम पहले शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे मेन सवाल कि भाई इतने सारे टीचर्स हैं, किससे पढ़ना है। देखो अब मैं वही घिसा पिटा वही तुम्हें सेम सवाल का वही सेम जवाब चिपकाने वाला हूँ कि भाई सारे टीचर्स बढ़िया हैं, वाकई सारे बढ़िया हैं, सबका मटेरियल वही सेम है, PYQ भी से पढ़ा रहे हैं सब लोग एंड सबका कंटेंट लगभग सेम सा ही है। द ओनली डिफरेंस इज कि आपकी किसके साथ वाइब मैच हो रही है, वाइब इज द वर्ड, ठीक है। तो वही तो सब बोलते हैं। व्हाट यू कैन डू इज कोई भी एक मतलब 2-3 टीचर्स देख लो और उनकी वीडियोस देख लो कि तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी किसके साथ बैठ रही है एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम हिम। मैंने किससे पढ़ा था वो बताता हूँ। दूसरा एक जो चीज मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि यार एनटीपीसी और एसएससी के लिए अलग से तैयारी होती है क्या? आई बिलीव नहीं, कोई एकदम सेम सिलेबस है। बस जो स्टैटिस्टिक्स है वो एसएससी में मेंस में आता है, प्री में नहीं आता, एनटीपीसी में दोनों में आता है। और एनटीपीसी में जो है तुम देखना कभी भी 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब बाकी क्वेश्चन आसान रहेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का फंसाएगा कैलकुलेशन, जिसमें कम कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी। क्यों? क्योंकि एनटीपीसी में टाइम ज्यादा होता है कंपैरेटिवली एसएससी से। तुम्हारे पास अब टाइम ज्यादा है तो कैलकुलेशन भी लेंदी देते हैं। तो एनटीपीसी के लिए बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का करना है जो मैं बताऊंगा, और बाकी तो ऐसा कोई अलग से पढ़ाई नहीं होती है। एसएससी की और एनटीपीसी की सेम सिलेबस है, ठीक है। तो वही है भाई, बहुत सारे वही फेमस टीचर हैं, आपको जो अच्छा लगे आप सेलेक्ट करके पढ़ लेना अपने हिसाब से। मैं बता देता हूँ कि मेरे को कौन से अच्छे लगते हैं, मैंने किन से पढ़ा था। और हाँ, एक और चीज, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग अ टीचर, कई लोग ये क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई सर का ना XYZ घंटे का कोर्स है, 200 घंटे का 300 घंटे का कोर्स है, तो मैं करूँ या ना करूँ। भाई दिस शुड नेवर बी योर क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अ टीचर कि घंटे का कितने का कोर्स है। भाई कितने घंटे का कोर्स है, देखो अगर आप बिगिनर हो तो, अगर रिपीटर हो फिर तो यार आपके लिए मैटर कर जाएंगे कि कितने घंटे का कोर्स है, कौन सा करूँ, रिवीजन करूँ, क्योंकि आपने एक बस सिलेबस कर रखा है। बट भाई अगर आप बिगिनर हो तो वही सेम कोड जो मैंने पिछली वीडियो में लगाया है कि भाई फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। कम घंटों का कोर्स करोगे, कहीं ना कहीं कमी छूटेगी, मीन्स में दिक्कत आएगी, अगले साल फिर से दोबारा करना पड़ जाएगा। क्या फायदा उस चीज का? वो जो तुमने घंटे बचाए अगले साल फिर से पढ़ना पड़ जाएगा। टीचर पढ़ा कैसा रहा है, क्वेश्चन कैसे हैं, तुम्हारी वाइब कैसे मैच हो रही है, उस बेसिस पे जज करो। घंटों के हिसाब से कभी जज मत करना। वो मार्केट में थोड़ा सा फोमो क्रिएट कर रहे हैं लोग आजकल ना कि मेरा कम घंटे का कोर्स है। मत पढ़ो इन चक्करों में भाई, फोमो में मर जाओगे फोमो के चक्कर में। घंटे कभी नहीं देखने हैं, लगेगा भाई टाइम। क्या मतलब क्या चाह रहे हो कि तुरंत सिलेक्शन हो जाए? भाई आज तक चीजें जैसे हुई हैं वैसे ही काम करेंगे, एकदम से नहीं बदल जाएगा सब कुछ। तो तुम्हें यू विल हैव टू पुट इन दैट नंबर ऑफ आवर्स दैट इज रिक्वायर्ड। अगर वो टीचर का इतने घंटे का कोर्स है तो कुछ तो एक्स्ट्रा दे रहा होगा, क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ा रहा होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, तभी उसके घंटे का कोर्स है। उसको कोई फायदा थोड़ी हो रहा है कोर्स के घंटे बढ़ा के। तो भाई घंटों के हिसाब से डोंट नेवर जज भाई, शॉर्टकट कोई नहीं है भाई पढ़ाई का, हार्ड वर्क यू विल हैव टू पुट इन। वही है कि कम घंटों का कोर्स कब प्रीफर करना है, व्हेन यू आर नॉट अ बिगिनर, यू आर अ रिपीटर, या फिर जैसे तुम्हारा एग्जाम 1-2 महीने बाद है
मान लो तुम्हारी ग्रेजुएशन नई नहीं हुई है, तुम सोच रहे हो कि यार ये वाला अटेम्प्ट ऐसे ट्रायल दे देता हूँ, उस केस में तुम कम घंटों का तुरंत क्विक रिवीजन वैसा करके तब जा सकते हो। बट वैसे तो अगर तुम्हें भाई रैंक चाहिए, बिगिनर हो, टाइम है एग्जाम में, घंटों के हिसाब से कोर्स सेलेक्ट मत करना, टीचर के हिसाब से कर लेना जिसका तुम्हें समझ आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि मैंने किससे पढ़ा था। तो भाई ये हैं पवन राव सर। ठीक है, और इनकी एक फेमस टैगलाइन है कि हर चीज के पीछे क्यों लगा दो। मैंने पूरा एडवांस मैथ और अरिथमेटिक इन्हीं से करा है। अब मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा अपनी ही पुरानी वीडियो की, मुझे पवन राव सर कैसे मिले एंड व्हाट आई फील फॉर हिम। था। बट मेरे से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं हो रहे थे, ना मॉक में हो रहे थे, और मैंने काफ़ी कुछ कोशिश करी और शॉर्ट नोट्स देखने की, वन पेजर्स देखने की, बट फॉर्मूलेस देखने की, बट मेरा ज्योमेट्री नहीं सुधर रहा था। और अब मेरे को 1 महीने का टाइम मिल ही गया था, तो मैंने सोच लिया था कि ज्योमेट्री अच्छे से करेंगे। तब मेरे को मिले पवन राव सर, एंड भाई इट वाज लाइक दूसरा जन्म वाला मोमेंट भाई। आई नेवर सीन इन माई लाइफ अ बेटर टीचर देन हिम भाई। इट वाज लाइक भाई, मतलब मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई फाउंड हिम। लाइक उन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, इन जनरल मेरी एकेडमिक थिंकिंग को बदल दिया। लाइक मैं हर चीज़ के पीछे क्यों लगाने लग गया था। जैसा सर बोलते हैं कि कुछ भी चीज़ हो रही है, कोई भी रिजल्ट आ रहा है, कोई भी ट्रिक लग रही है, तो उसका क्यों पता होना क्यों, चाहिए। बस जो भी पॉइंट देखो, ये दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो भी पॉइंट देखो उससे पहले क्यों लगा दो। अगर उससे पहले आपने क्यों लगा दिया तो हमेशा के लिए वो पॉइंट आपके, ये पॉइंट तो खुद तो याद रहेगा ही रहेगा, इस पर बेसिक अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो भी आप लोग कर पाओगे। क्यों हुआ देखिए मैं समझाता हूँ। हाँ, तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो भाई पवन राव सर का काफी रोल रहा है मेरा, सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, इन जनरल एकेडमिक्स में भी, जैसा मैंने उस वीडियो में भी बताया था। तो हर चीज के पीछे मैं क्यों लगाने लग गया था। मैंने ज्योमेट्री 1 महीने में कंप्लीट करा। तो पवन राव सर के पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, 2017 या 18 के लेक्चर्स हैं वो, उनसे ज्योमेट्री पढ़ी है मैंने। तो मतलब एकदम क्लियर करके, सारे कंसेप्ट क्लियर करके 1 महीने तक सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ा था मैं, बार बार उसको रिवाइज करके। एक वीडियो देख, जैसे मान लो मैं 10वीं वीडियो पे हूँ, तो शुरू की 9 वीडियोस दोबारा रिवाइज करके, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि मेरे ज्योमेट्री में दिक्कत है, तो मैंने फिर उसको रगड़ दिया। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आइडेंटिफाई हो गई है तो उसको रगड़ दो भाई, फिर पढ़ के, है ना। अब उसमें क्या है कि उस सर का कोर्स भाई मैंने तो यूट्यूब पे देख रहा था, तो उस कोर्स में ना अभी के हिसाब से जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं एनटीपीसी में या फिर एसएससी में, वो उतना वो नहीं है, मतलब थोड़ा पैटर्न का फर्क है। तो उसके लिए मैंने मेंसुरेशन 3D और टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है भूतेश सर से करा है। और रिवीजन जब एसएससी सीजीएल से पहले मैथ्स मीनिया का एक रिवीजन बैच आया था, वो कराया है मैंने। और अभी जो मैं फिलहाल कर रहा हूँ और जो मेरे को सबसे बढ़िया कोई चीज लगती है वो है ब्लिट्स सीरीज, जो कि भूतेश सर चलाते हैं। ब्लिट्स यानी मोक एक तरीके का, तो वो ऐसा रिपीटर हो तो आप कर सकते हो, बट बिगिनर के लिए तो भाई अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम चाह रहे हो कि भाई मेरे मैथ्स में ना एकदम ऐसे पाप धुल जाए, तुमने स्कूल के टाइम पे अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होता, तुम्हारे पाप धुल जाए, पूरे पीछे तक का पूरा हिसाब किताब साफ हो जाए, भाई गो विद पवन राव सर। दिस इज माय पर्सनल सजेशन। बाकी तो भाई सारे टीचर्स अच्छे सब बढ़िया है, ठीक है, बट दिस इज माय पर्सनल सजेशन। ठीक है, सो दिस वाज इट, मैंने किससे पढ़ा। अब थोड़ा सा मतलब बिगिनर स्पेसिफिक चीजें हो गई हैं, अब आते हैं जो रिपीटर्स के लिए भी काम की चीज है। तो भाई देखो, सबसे बड़ी गलती हम गलतियां क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो नए नए क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हैं। टीचर से सुना होगा ना कि मेरी शीट है उसको 5 बार कर लो, 3 बार कर लो, उनका कोई फायदा नहीं है, सच बोल रहे हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार करो, जो क्वेश्चन नहीं होते, जो क्वेश्चन हो गए उनको नहीं, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उनको बार बार करो। ठीक है, हर चीज की ट्रिक चाहिए भाई। भाई देखो, एग्जाम्स में मैं इतने एग्जाम्स में बैठ चुका हूँ कि मेरे को पता है कि जब तुम एग्जाम टाइम प्रेशर में होते हो, तुम अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन में यार ये वाली ट्रिक लगाऊं, इतना टाइम ही नहीं होता। जो तुरंत दिमाग में आता है वो करता है इंसान, और तुम तुरंत दिमाग में बेसिक्स ही आते हैं, हर चीज की ट्रिक नहीं होती। तुम 100 चीजों की ट्रिक रट जाओ, एग्जाम में तुम स्विच करने की कोशिश करोगे बेसिक पे ही, वही तुम्हें याद रहेगा, ट्रिक याद नहीं रहेगी। यार ये तरीका, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड लगा दूंगा, इस क्वेश्चन के लिए मेथड, 100 तरीके के क्वेश्चन के 100 लगे के मेथड बना लिए, तो उलझ के रह जाओगे भाई। ठीक है, हर चीज की ट्रिक्स नहीं होती। अब है कि नोट्स पता नहीं कि बनाने कैसे हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव हेड हेड हेड। हाँ, अब देखो, तुमने एक टीचर को पकड़ा, उनका कोर्स कर लिया, अब तुम्हारा सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। अब जो ओनली चीज है जिसके ऊपर अब ये पूरी वीडियो, आगे की जितनी भी वीडियो है, ये इसी चीज पे टिकी हुई है, दैट इज रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। ठीक है, पूरी वीडियो का यही हिसाब किताब है। और जैसे रिवीजन की बात आती है, हियर कम्स द रोल ऑफ AIR7। प्रभात नाम है इनका, घर पे इनको अमन बोलते हैं, तो मैं भी इनको अमन ही बुलाता हूँ, तो चैट्स में भी तुम्हें अमन ही दिखेगा, बट हाँ मैं अमन भाई करके ही रेफर करूंगा इनको। तो ही वाज AIR7 इन SSC CGL पिछले साल 2025 वाला जो मैंने दिया था। एंड हाउ वी नो ईच अदर,
तो हम जानते हैं एक दूसरों को क्योंकि 2025 में कांड हुआ था, एक 14 अक्टूबर वाली शिफ्ट बनी थी अलग से, तो हम 4 लोग थे उस शिफ्ट में, तो तब से हमारी बातें शुरू हुई थी जब हम पेपर देने वाले थे 14 अक्टूबर का। तो इसमें से ये हमने 4 लोगों का ग्रुप बनाया था। तो जो प्रभात भाई हैं यानी अमन भाई हैं वो तो आ गए, उनकी आ गई रैंक 7, वो चले गए एमईए में। युग भाई जो हैं वो उनका एएसओ सीएसएस हो गया। एमजे में नाम भी शायद, मैं नाम भी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा इनका, मैं जो प्रोफाइल नहीं बता सकता, चलो नाम बता देता हूँ। मेहुल भाई का मैं जो प्रोफाइल डिस्कस नहीं कर सकता, तो तीनों का बढ़िया सिलेक्शन हो गया। और ये भाई जो ओनर थे ग्रुप के वो बेरोजगार रह गए पिछले एग्जाम साइकिल में। तो दिस इज हाउ आई नो देम। और ये फर्क पड़ता है जब आपके पास लोग अच्छे हों, पढ़ने वाले हों, क्योंकि मैंने फिर इनसे पूछा कि कैसे क्या करना है, तो मेरे को कुछ काफी चीजें पता चली। अब ये सोच रहे होगे कि यार हमारे पास है नहीं, हम किससे पूछेंगे, वो अब होगा ना प्रमोशन टाइम। तो भाई मैं किस लिए हूँ? दिस इज योर अनफेयर एडवांटेज, दिस चैनल इज योर अनफेयर एडवांटेज। सब्सक्राइब करो भाई, जो भी ट्रिक्स हैं टिप्स हैं सब मेरे को मतलब जो भी सीखा है अब तक की जर्नी में, जो भी मेरे लिए काम करा है, जो गलतियों से सीखा हूँ अभी तक, जितने भी नंबर आए हैं, जैसे भी आए हैं, सब डालूंगा ना मैं। सो सब्सक्राइब दिस विल बी योर अनफेयर एडवांटेज, मेक दिस चैनल एज योर अनफेयर एडवांटेज। सो प्रमोशन खत्म, चलो अब काम पे आते हैं, ठीक है। सो दिस वाज इट, दिस इज हाउ आई नो हिम। एंड जैसे कि मैं बताता हूँ कि अब दिक्कतें क्या क्या फेस होती है। सबसे पहले कि मॉक के बाद सवाल बन जाते हैं। मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं तब क्वेश्चन नहीं हो रहे, मॉक के बाद देख रहे हैं तो यार ये भी आता था, वो भी आता था, सारे सवाल आते थे, सिली हो जा रही हैं। अब तुम सोचते हो अरे यार सिली हो गई, तो लोग अवॉइड करते हैं, गलती है, यही तो गलती है कि सिली हो गई, कोई बात, सेम सिली एग्जाम में भी होगी, इसको भी अवॉइड करना है। बताता हूँ, सोचने में टाइम लग गया, एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ यार, इस तरीके के कर सकते हैं। ये सारी दिक्कतें हैं और इन सब का एक ही इलाज है, दैट इज रिवीजन। सारी दिक्कतों का एक ही इलाज है। तो भाई मैं बहुत परेशान था। दिस इज डेट नहीं आ रही क्या? इसमें डेट चली गई, हाँ। दिस इज अराउंड 16 अप्रैल के आसपास की बात है, यानी अप्रैल मतलब वही सीबीटी 1 के बाद की बात है। फिर ये तो मैं बहुत परेशान था यार मैथ्स को लेके कि यार मैं समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ तो कर रहा हूँ, रिवीजन के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। भाई मेरे साथ ये दिक्कत आती थी कि यार मेरे पास रिवीजन करने के लिए कोई सोर्स नहीं है। मैं क्वेश्चंस कर लेता हूँ, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे नोट्स वाली बात अभी करता हूँ। तो मैं सोचता था यार मेरे पास रिवीजन करने के लिए है नहीं, मैं फॉल बैक किस पे करूँ, एग्जाम से एक दिन पहले क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आई स्टार्टेड, मैंने इनसे बात करी आराम से कि भाई आप ना एकदम मेरे को डिटेल में बताओ कैसे कैसे आपने क्या क्या करा था। फिर इन्होंने बताया कि भाई नोट्स बनाए थे 2 तरीके, इन्होंने 2 बार नोट्स बनाए थे, 3-4 बार रिवीजन कर लिया था। और फिर मतलब मैंने बहुत कुछ, मैंने थोड़ा पूछा इनसे कि कैसे क्या चीजें काम करती हैं। फिर इन्होंने अपने नोट्स की फोटो भेजी कि ये मेरे मेंस्ट्रुएशन के नोट्स हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल वो मैं अभी स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा आपको कि इनके नोट्स कैसे थे। तो मैंने देखा कि यार भाई काफी खुले से, काफी स्पेशियस से, एकदम अच्छे से नोट्स है। मैं से घिच पिच करके बनाता था जब भी बनाता था। तो मैंने इनसे पूछा कि नोट्स में डालते ही हो। इन्होंने बोला कि जो मेरे को नहीं आ रहा होता पहली बारी में वो क्वेश्चन जाता है नोट्स में। तो यहाँ से आती है वो बात कि आपको नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। देखो भाई मैं बहुत लेट हो चुका था भाई, अभी कितने अप्रैल की बात है, मैं मेंस देके आया हूँ जनवरी में, अप्रैल में मेरे को अकल आई है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। मैंने फिर अमन भाई को स्पेशली जुलाई, कितना मेरा 10 जुलाई को पेपर था ना एनटीपीसी सीबीटी 2 का, उनको स्पेशली मेंशन करके थैंक यू बोला है कि भाई थैंक गॉड मैंने आपकी बात मान ली और मैथ्स के चैप्टर वाइज नोट्स बना लिए, रिवीजन काफी स्मूथ हो गया। तो ये चीज मेरे लिए वर्क करी और मैं मान रहा हूँ कि मैं काफी लेट था इस चीज में। तो आप वो लेट ना हो इसलिए मैं समझा देता हूँ कि मैंने करा क्या, कैसे करा। देखो सबसे मेन चीज जो है कि अगर आप टीचर से पढ़ रहे हो तो पहली बारी में टीचर जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है, आपने जहां से भी कोर्स लिया, किसी का पेड कोर्स लिया, टेलीग्राम का भी लिया तो टेलीग्राम वाले भी पीडीएफ देते हैं। तो आई डोंट सपोर्ट पायरेसी, ठीक है, बस बोल रहा हूँ कि जहां से भी आपने कोर्स लिया है वो पीडीएफ सफिशिएंट है। पीडीएफ को वो पीडीएफ है आपके पास, उसमें टीचर ने जो कंसेप्ट बताया था वो है। अगर ऐसा हो गया टीचर ने कुछ बोल के निकल गया और उसने वो लिखा नहीं वहां पे, तो वो आप मेंशन कर सकते हो, वो बात अलग है। बाकी मेरा मानना ये है कि पहली बारी में खुद से कुछ मत बनाओ, मैंने नहीं बनाए, ठीक है। अब जब तुम एक चैप्टर खत्म हो गया है, मान लो तुमने आज एक चैप्टर खत्म कर लिया, तुम आए हो उसके 7-8 दिन बाद उसका रिवीजन करने आए हो, तब उस टीचर ने जितने भी क्वेश्चंस अपनी उसमें कराए हैं क्लास में, सारे क्वेश्चंस खुद से करो। आई रिपीट, सारे क्वेश्चंस दोबारा करो, सेम क्वेश्चंस दोबारा करो। अब जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे हैं उनको डाल दो अपने नोट्स में। अब मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ कि ये मैंने कैसे करा था। क्यों भाई? क्योंकि मैं मीन्स दे चुका था ऑलरेडी, तो मैं दोबारा से किसी टीचर का कोर्स खरीद के उसकी पीडीएफ से तो नहीं कर सकता था चीजें। तो मैं भाई मेरी फट गई थी, लिटरली फट गई थी। तो फिर मैंने क्या सोल्यूशन निकाला, मैंने कैसे करा, नोट मेकिंग कैसे करी, उसके लिए मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ अपनी पुरानी वीडियो की।
हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, सो दिस इज़ द करंट मुद्दे बुक। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में सिर्फ मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, एंड दिस इज करंट मुद्दे बुक इन मॉक फॉर्मेट। सो व्हाट आई डिड इज आई just went through this complete मॉड्यूल एंड आई फिगर्ड आउट दैट इसमें जो है चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं और हर टेस्ट के लिए टाइमर दे रखा है। तो इसमें मतलब अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग टाइमर है। कोई 32 सेकंड का टेस्ट है, कोई 50 मिनट का टेस्ट है, कोई 50 मिनट का टेस्ट है, कोई 25 मिनट का टेस्ट है। चैप्टर वाइज मैंने लिख लिया है कि किस में कितने थे, और इन टोटल मेरा जो सम आया वो वॉज 1480 मिनट्स, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे के आसपास का, 25 मान लो। तो मेरा 25 घंटे का एवरेज आया कि मेरे को इसको अटैम्प्ट करने में 25 घंटे लगेंगे चैप्टर वाइज करने में। तो मेरे को लगा कि भाई हाँ 25 घंटे लगेंगे अटैम्प्ट करने में, तो 1 घंटा अटैम्प्ट का और 1 घंटा एनालिसिस का मान लो, तो 2 घंटे दिन के देने पड़ेंगे। तो मैं 24 दिन के आसपास में ये पूरी कंप्लीट कर लूँगा करंट मुद्दे बुक। सो आई मेड दिस टेम्पलेट ऑफ 24 days. So what I am planning to do right now is I will just note down डे वाइज कि मैंने 2 घंटे जो 1 घंटे प्रैक्टिस करी है वो इन ब्लॉक्स में से कौन से ब्लॉक्स की प्रैक्टिस करी है। हर दिन का टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट 1 घंटे की प्रैक्टिस हो और उसका फिर अच्छे से एनालिसिस हो पाए। सो या दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, बिकॉज द थिंग इज़ आई डोंट हैव अ पूल ऑफ गुड क्वेश्चंस रिविजन पर्पज़ के लिए। सो सॉल्विंग दिस, इसमें से भी जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे आई विल सेलेक्ट दोज एंड आई विल रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। एग्जाम से पहले आई बिलीव दैट विल बी हेल्पफुल। सो या दैट इज़ माई प्लान टू कंप्लीट, दैट इज़ माई कंप्लीट प्लान टू रिवाइज। हाय अमन भाई, सो जैसा कि मैं था अपने टारगेट पे टू मेक नोट्स ऑफ माय ओन, तो मैंने ये ना 24 डेज़ की टेम्पलेट बनाई थी कि 24 डेज़ में मेरे को मैथ्स का पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना है। ये डेज़ लिखे हुए हैं सारे, 1 2 3 4 5 24 डेज़ का टारगेट बनाया था और चैप्टर वाइज टाइप वाइज करके इसको 24 डेज़ में बांटा था। मैंने सोचा था कि 24 डेज़ में मैं पूरा कवर कर लूँगा, एंड उसके बाद फिर मैंने ये अपने चैप्टर वाइज नोट्स बना लिए हर चैप्टर के। जो जो क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आई, परसेंटेज, और मतलब वही जैसा आपने बोला था कि भाई हर चैप्टर के बाद में कुछ पेज छोड़ देना कि बाद में फिर दिक्कत आएगी, मतलब कोई नया टाइप मिल जाए तो वो लिखना। तो ऐसे मैंने हर चैप्टर के बाद 2 3 4 पेज छोड़ दिए हैं। ऐसे ही मैंने चैप्टर वाइज हर उसका बना लिया है। हर चैप्टर वाइज मेरे पास अब क्वेश्चंस हैं, मतलब आई हैव बेसिकली आई हैव थिंग्स टू रिवाइज कि अगर मेरे को अगर मेरे को कल पेपर देना है तो मैं रिवीजन के लिए कोई है चीज़ जिस पे मैं फॉल बैक कर सकता हूँ। सो या काफ़ी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट सा फील हो रहा है। सबसे पहले तो 24 दिन तक आई वॉज मतलब पूरा कंसिस्टेंट, एक भी दिन स्किप नहीं हुआ। जो भी प्लान है वो भी राइटिंग समझ नहीं आएगी क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है, बट या आई वॉज कंसिस्टेंट फॉर दिस 24 डेज एंड हो गया भाई। मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ फिलहाल मैथ्स में, क्योंकि आई हैव एक्सपोजर ऑफ एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ एवरी चैप्टर। हर चैप्टर में क्या क्या अच्छे क्वेश्चन हैं और मतलब अप्रोचेज एंड ऑल, मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। मेरे पास पूरी एक नोटबुक है जिसमें मेरे को रिवाइज़ करना है। तो मेरे को पता है कि भाई अगर कुछ भी रिवाइज़ करना है तो सीधा चैप्टर खोल देना है। सो या काफ़ी मज़े आए और ये आज टारगेट मेरा पूरा हो गया। आज 24वां दिन था एंड कंप्लीटेड। वही भाई, कोई प्रमोशन नहीं है, इतना बड़ा चैनल अभी हुआ नहीं है भाई। मैंने वो नोटबुक अभी तक सिर्फ 2 बार ही रिवाइज करी है, सिर्फ 2 बार। अभी मैं बार करूंगा उसको, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत लेट था यार इस चीज में। मेरे को बाद में रियलाइज हुई कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा था। तो अभी तक मैं सिर्फ उसको 2 बार ही रिवाइज कर पाया हूँ, बट आई हैव प्लान टू रिवाइज दैट ओनली। सीरियल मेन से पहले भी, सीरियल प्री से पहले भी मैं सिर्फ वही रिपीट करने वाला हूँ बार बार। उसमें सिर्फ मैंने बेस्ट क्वेश्चन डाल रखे हैं। अब एक एक्स्ट्रा चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब जब आप एक चीज को 2 या 3 बार रिवाइज कर चुके हो तो कुछ चीजें होंगी जो आपको लगेंगी कि यार अब ये आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस, ठीक है। उस चीज को रिमूव कर दो उस नोटबुक में से, ठीक है। या फिर या तो नए नोट्स बना लो। आई विल सजेस्ट नए नोट्स ही बना लो। उसी मतलब पहली बारी में टीचर की जो पीडीएफ थी वो 100 पेज की थी, तुमने नोटबुक में आई वो आ गई 40 पेज में। अब तुम जब एक बार रिविजन के बाद दोबारा बना रहे हो, तुमने 20 पेजेस में कर दिया या फिर 10 पेजेस में कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि मेरा एक पैरामीटर है टेस्ट करने का कि तुम्हारी तैयारी अच्छी है नहीं है, तुम्हारा रिवीजन सॉलिड है नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि परसों तुम्हारा टेस्ट है पूरे मैथ्स का, 2 दिन के अंदर तुम पूरी मैथ्स रिवाइज कर सकते हो या नहीं। हमें ये जो दिक्कत आती है ना कि यार मॉक के बाद क्वेश्चन हो जा रहे हैं, उस टाइम पे क्लिक नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जाम टाइम में तुम्हारा दिमाग चीजों को निकालता है, जो तुम्हारे अंदर स्टोर है चीजें उनको निकालने की कोशिश करता है। एक्टिव रिकॉल बोलते हैं इस चीज को। वो न्यूरल पाथवे तभी डेवलप होता है जब तुम ऑलरेडी उस चीज की बार बार प्रैक्टिस कर चुके होते हो। प्रैक्टिस कैसे कर चुके होते हो?
नोट्स के थ्रू भाई, पिन पॉइंट टू द पॉइंट नोट्स। जो चीज तुम भूलते हो सिर्फ वो चीज को बार 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 पढ़ो, जिस चीज को तुम भूलते हो सिर्फ उसी चीज को बार 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 पढ़ो। तो इससे तुम्हारा पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारी तैयारी सॉलिड है या नहीं। मैं बोल रहा हूँ परसों तुम्हारा टेस्ट है, अब ये सुनने के बाद तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब भाई तुम सही जा रहे हो। अगर तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि यार परसों ही टेस्ट है, इतना बड़ा सिलेबस है, ये सब रिवाइज करना है, जल्दी कर रहे हो मेरे भाई, जल्दी फटाफट नोटबुक लो, खरीदो एक, और नोट्स बनाना शुरू करो। बहुत जरूरी चीज है नोट्स बनाना, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो क्या क्या चीजें मैंने कवर कर ली हैं। मैंने नोट्स बनाना कवर कर लिया है, टीचर किससे पढ़ना है ये कवर कर लिया है। अब पहले ना मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, इस सबसे पहले ना एक बार कैलकुलेशन की बात और कर लेता हूँ भाई। देखो एसएससी में भी जरूरी है, एनटीपीसी में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो एक दो क्वेश्चन ना गंदी कैलकुलेशन वाला फंसाता है। अब एसएससी में क्या हो जाता है, कैलकुलेशन लंबी आ गई, थोड़ी सी टाइम कम बचेगा, लेकिन एनटीपीसी में टाइम ज्यादा रहता है। तो कुल मिला के बात है ये है कि कैलकुलेशन जरूरी है, बात पॉइंट सिर्फ ये है कि कैलकुलेशन जरूरी है। और भाई मैंने ना एक चैनल है द रिपीटर्स, ये चैनल मैं जब कैलकुलेशन के लिए परेशान हो रहा था तभी मेरे को ये चैनल मिला था, एंड मैंने इनकी वीडियो देखी। फिर इनके बाद ये जो है ये डेली कैलकुलेशन शीट्स देते हैं। मैंने ये कैलकुलेशन शीट कम से कम लगातार 5 महीने लगाई है, हर दिन, चाहे कितना ही बोरिंग लगे, हर दिन लगाई है 5 महीने तक। क्योंकि भाई शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज का। आप चाहो कि मैं कम घंटे में पूरी मैथ कर लूं, आप चाहो कि मैं कैलकुलेशन सिर्फ 10-15 दिन प्रैक्टिस करके चला जाऊं, शॉर्टकट नहीं है किसी चीज का। तो ये सिर्फ ये एक तरीका है जिससे मैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देता था अपनी। मैंने दोस्त को बोला कि मैं रोज तेरे को कैलकुलेशन शीट सोल्व करके और उसका फोटो भेजूंगा, इससे मेरी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई। देयर इज अ बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स, उसमें ये चीज दी हुई है, अगर किसी ने पढ़ी हो तो। आपने अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी। अब अगर आप उसको ये फोटो नहीं भेज रहे हो तो वो आपको पूछेगा कि तूने फोटो नहीं भेजी, और आपको भी ये रहेगा कि यार मैंने उसको ना फोटो नहीं भेजी। तो आप उस चीज को कर ही लोगे, चाहे कितनी बोरिंग हो, डेली कर लोगे। मेरे को आगे की फोटोज मिली नहीं क्योंकि मैंने बीच में किसी और के साथ करा, फिर मैं बोर हुआ, फिर मैंने स्विच करा था। अभी मेरे पास सिर्फ 90 दिन का डेटा है, यानी लगभग 3 महीने का, बट मैंने ये 5-6 महीने लगातार करी है भाई। कैन यू बिलीव, सिर्फ कैलकुलेशन एक शुरू में मेरे को 40 मिनट लगती थी इसको पूरा करने में, कैलकुलेशन शीट को पूरा करने में। उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया टाइम, अब लास्ट में मैं 15-20 मिनट में करने लग गया था। इसमें क्या है, टेबल है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है। एडिशन कैसे करना है एक बार वीडियो में देख लेना, क्योंकि ये अपने डीआई के सवाल आ जाते हैं ना कुछ मैथ्स में, उसमें भी तुरंत लग जाता है एडिशन ऐसे करना है। और सब्ट्रैक्शन है, फिर मैं बना दूंगा वीडियो कैलकुलेशन के अलग से, बता देना सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो ये मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं, सब्ट्रैक्शन में कैसे करता हूँ फिर बाद में बताऊंगा कभी। मतलब सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ये बेसिकली कैलकुलेशन का डेली कुछ ना कुछ करना है। और मेरे को नहीं लगता, मतलब मेरे को लगता है कि ये सबसे बेस्ट चीज है। काफी लोग क्या बोलते हैं कि रैंडम 5-6 सवाल उठा लो, रैंडम 5-7 नहीं यार, रैंडम आप ऐसे ही, आप अगर जब बोलने जाओगे ना दिमाग को कि यार रैंडम कैलकुलेशन के लिए मेरे को कुछ दे, वो इजी नंबर देगा। जैसे अभी मैं सोचू ना रैंडम 10-12, मेरे अंदर में 10 इंटू में 12 आ रहा है 120, तो रैंडम चीजें ना मतलब नहीं रहेंगे, ठीक। तो आप फ्री है, ये सब ये और भाई वही बोल रहा हूँ कि कोई प्रमोशन नहीं है, इतना बड़ा चैनल नहीं हुआ है। मैं इसमें मल्टीपल सोर्सेज बताऊंगा, जहां से मैंने जो करा है, सब तो मेरे को प्रमोशन दे नहीं सकते ना। सो कैलकुलेशन मैंने यहाँ से करी थी, और आई बिलीव कि कैलकुलेशन आप सबको यहाँ से करनी चाहिए, और एनटीपीसी के लिए बहुत जरूरी है। एक दारी ये इनकी कैलकुलेशन शीट्स आती हैं, मैंने यहाँ से करी थी। दिस इज इट, कैलकुलेशन का भी मैंने कवर कर दिया सब कुछ। उसके बाद आते हैं भाई सबसे मतलब एक ऐसी चीज जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। ये सब बोल देते हैं कि मॉक अटेम्प्ट करना है, लेकिन कोई ये बताता नहीं है कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ गिविंग मॉक्स। और अगर तुम पूछो कि भाई एक्चुअल एग्जाम में टाइम मिलता है क्या ये सब करने का, कुछ भी नहीं करना है। जस्ट टेक अ शीट ऑफ पेपर, उस पे 4 ऐसे लाइन ड्रॉ करो और 4 तिरछी लाइन ड्रॉ करो, रैंडम। ऐसे कुछ स्केल लेके नहीं बैठना है। मल्टीपल मॉक्स दोगे, जैसे मैं अपने मॉक्स कलेक्शन दिखाता हूँ तुम्हें, ये सारे मॉक्स मैंने खुद दिए हैं। मल्टीपल मॉक्स दोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे ऐसे 4 लाइन खींचनी है। एक्चुअल एग्जाम में सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस, एनटीपीसी सीबीटी 1, एनटीपीसी सीबीटी 2 चारों एग्जाम में करके आया हूँ सेम चीज। मैथ्स में कैलकुलेशन मिस्टेक्स रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, मेंस में 100% एक्यूरेसी, एसएससी सीजीएल वाले मेंस और प्री में, एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी 100% एक्यूरेसी, सीबीटी 2 में एक क्वेश्चन रह गया था, ठीक है। बाकी ये सब मतलब इसमें फायदा क्या होता है, देखो अब तुम सोच रहे हो यार अब मैंने करा क्या है। बेसिकली मैंने अपनी शीट को ऐसे 16 हिस्सों में बांट लिया है, तो एक शीट में मैं 16 क्वेश्चन कर लूंगा।
अब जैसे तुम्हारा टाइमर आ रहा है 15 मिनट का सीरियल में, तो तुम 16 क्वेश्चन एक शीट में और 16 क्वेश्चन पिछली वाली शीट में, तुम्हारे 25 के 25 क्वेश्चन एक शीट में निपट गए। तुम्हें ये भी दिक्कत नहीं होगी कि यार मैं एग्जामिनर को हाथ उठा के बोलूं मैम शी, उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीबीटी 1 में पड़ेगी, बट क्योंकि उसमें रैंडम सवाल आते हैं, पहले मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, कुछ भी रैंडम आता है, आने दो, डजंट मैटर, ऐसे ही सोल्व करो। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है, एक तो सबसे पहला तो कि भाई तुम्हें अगर मान लो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया और मेरे को रियलाइज हुआ कि यार अब ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, यहीं की यहीं छोड़ के इसको और मैं दूसरे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने चला गया। अब मैंने आके देखा कि यार मेरे पास टाइम बच रहा है। अब मेरे पास अगर टाइम बच रहा है तो अब मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ है मेरी। ऐसे अगर तुम्हारी ऐसे रैंडम शीट है ना जिसमें कुछ भी कर रखा है तुमने, तुम उस पर ढूंढ नहीं पाओगे कि यार वो वाला क्वेश्चन मैंने कहाँ अटेम्प्ट कर रखा था। तो यहाँ से मेरे को क्लियर दिख जाता था कि भाई ये जो है ये क्वेश्चन बचा हुआ है और यहाँ से करना है। और दूसरा, इसके आफ्टर गिविंग मॉक्स, जो तुम घर पे मॉक्स देते हो, उसके बाद एनालिसिस करने में बहुत कन्वीनियंस होती है। जैसे कि देखो मेरे को एग्जैक्टली पता है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कहाँ करा था। अगर मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी तो मैंने क्या सिली मिस्टेक करी थी, मेरे को एग्जैक्टली ये चीज पता है भाई। मैंने यहाँ पे, मैं दिखा नहीं सकता, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ना 24x5 को 120 की जगह 100 लिख देता था। ऐसा मैंने अपने दोस्तों को बताया, अब वीडियो में बता रहा हूँ, यहाँ पे चिपकाया हुआ है। तो मेरे को पता है कि मैं सिली मिस्टेक करता हूँ। जब मैं एक्चुअल एग्जाम में बैठूंगा और मेरे सामने गलती से 24x5 आ गया तो मेरे दिमाग में ये हो जाएगा कि यश तू पहले इसमें गलती करता था, थोड़ा सावधान रहे। तो मैं बस कुछ होगा कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाऊंगा इसको लेके कि भाई इस चीज में मैं गलती करता हूँ और ये दिक्कत दे सकती है। तो ये तुम्हारा एनालिसिस बहुत ही स्मूथ बना देगी, बहुत ही ज्यादा स्मूथ। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम गलतियां कहाँ कर रहे हो। ठीक है, तो कितना साफ भाई। ये मतलब ये नहीं है कि मैंने ऐसे लाइन खींची है प्यार प्यार से और फिर आराम आराम से क्वेश्चन सोल्व करा है। नहीं, दिस इज एक्चुअल मॉक टाइम में जो मैंने जैसे भी करा, ये सब मॉक का है। ऐसा मेरी आदत पड़ चुकी थी कि मेरे को एक डब्बे में इतना सवाल करना है तो करना ही है, और हो जाता था। ऐसा लोड नहीं लेना चीजों का। अगर तुम ज्यादा ही कुछ बड़ा लिखते हो, मेरे को लगता नहीं मेरे से ज्यादा कोई बड़ा लिखता होगा, बट तुम ज्यादा ही बड़ा लिखते हो, तुम 16 की जगह इसको, और मतलब 16 की जगह इसको 9 में बांट लो, 9 बॉक्सेस में बांट लो, 3 इधर और 3 इधर, ऐसे 9 बॉक्सेस में बांट लो सिर्फ, अगर तुम बड़ा लिखते हो तो। बट दिस इज वेरी इफेक्टिव भाई। अब उसके बाद आते हैं कि अब तुम्हारे पास एक शीट है, अब इसका एनालिसिस में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब ना मॉक एनालिसिस करने के 2 तरीके हैं, दोनों करें। सीजीएल मेंस से 1.5 महीने पहले तक मैंने नोटबुक में बनाया था, नोटबुक में एनालिसिस करा था। एक बार वो कर देता हूँ, वीडियो अटैच कर देता हूँ। करने की कोशिश करी और एट द एंड मेरे को मेरी खुद की ही स्टाइल पता चल गई। आई वॉज वेरी रो वाइल एनालाइजिंग माई मॉक्स। लाइक मैं नोटबुक में मेरा जो मन करता था खुद को डांटता था, जैसा मेरा मन करता था मैं खुद को समझाने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे कौन सा इस नोटबुक को किसी को दिखाना था। बट हाँ, जैसा मेरा मन करता था मैं नोटबुक में लिख देता था। 8 days to the हाँ, तो मैंने सीजीएल मेन से 1.5 महीने पहले तक नोटबुक में करा था। उसके बाद मैं स्विच कर दिया था टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे क्या होता है, तुम खुद का एक ग्रुप बना सकते हो जिसमें सिर्फ तुम हो, इस ग्रुप में सिर्फ मैं हूँ, ठीक है। और इसमें तुम टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट की वीडियो होगी, टेलीग्राम पे देख लेना, यूट्यूब पे कि टेलीग्राम पे वो कैसे बनाते हैं टॉपिक्स वाला ग्रुप। अब इसमें मैंने चैप्टर वाइज अपनी सिली मिस्टेक्स डाल रखी हैं, काफी लोग क्या करते हैं, यार सिली हो गई अवॉइड कर देंगे उसको, वो सिली दोबारा होगी, जब तक तुम उसको नहीं लिखोगे तो दोबारा होगी। अब देखो जैसे ये है, अब मेरे पास मॉक था, अब मेरे को पता है कि मैंने मॉक में और ये एक्चुअल मॉक का है, अब मेरे को पता है कि यहाँ पे मैंने गलती करी थी। अब देखो मैंने इसको कैसे करा, 5% निकालना था तो 300 होगा, डिवाइडिंग मेरा है 5 से, ये से कॉमन मिस्टेक है, 5 से निकालते हैं, 5 से डिवाइड होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 पाया ना 6000। देखो मैंने मॉक में गलती करी, वहां पे अलग से कॉलम है, एकदम खुला स्पेस है, मैंने इसको सर्कल कर रखा है, ये गलती करी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अब भाई मेरे को पता नहीं क्यों यार, मैं ना पन्ने पलटने में थोड़ा सा और मतलब बोरिंग सा लगता है, मेरे को ना थोड़ा सा एंटरटेनिंग चाहिए थी, तो मैंने मॉक एनालिसिस को एंटरटेनिंग बना लिया। मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में जब मेरा मन करता है ये वीडियो देख लेता हूँ कि मैं कौन सी गलतियां रैंडमली करता रहता हूँ। एक टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैं बहुत ही मेजर गलती करता हूँ, देखो दिखाता हूँ। मैं ना डिस्टेंस नहीं होता है कि डिस्टेंस 1 वे पूछा होता है, तुम 2 वे आंसर कर देते हो, तो वो मैं बहुत बार गलती कर चुका हूँ। देखो उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है।
साले गलती खुद करा गया यार, तूने क्या बता भाई, इसमें तो डी निकाल लिया था तूने, बट ही वाज आस्किंग फॉर टोटल डिस्टेंस प्राइवेट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पर पूरी निकालना था भाई, मत कर ऐसी गलती, मार खा। दिस इज हाउ आई यूज टू रिकॉर्ड माई सेल्फ, ऐसे मैं मॉक एनालिसिस करता था। दिस इज वेरी इफेक्टिव क्योंकि मैं भाई रुको, हाँ दिस इज वेरी इफेक्टिव क्योंकि तुम बोर नहीं हो रहे, तुम्हारे सामने तुम्हारी तुम्हारी खुद की आवाज है, तुम्हारी खुद की राइटिंग है, तुम्हारी खुद की गलती तुम्हारे सामने है, तुम उसको बार बार देख के सुधारो। फायदा क्या होता है, अब जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आएगा, मेरे को ये रहेगा कि यस तूने पहले इस क्वेश्चन में गलती करी है तो बी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले 1 सेकंड का पोज लूंगा, जो कि मेरे नेगेटिव में नंबर जाने से बचा लेगा, मैं पॉजिटिव में रहूंगा। सो दिस इज हाउ आई यूज टू एनालाइज माई मॉक्स एंड आई होप दिस लाइक मैंने शायद ये सबसे यूनिक हो, क्योंकि मैंने ये खुद से मतलब मैंने किसी की ना स्ट्रेटेजी देखी, इसमें पता नहीं खुद से इजाद कर लिया इस तरीके को। दिस इज हाउ आई एनालाइज माई मॉक्स। रीजनिंग में भी ऐसे करता हूँ। एनटीपीसी सीबीटी 2 में रीजनिंग के जिन जिन सवालों में फंस रहा था ऐसे ही कर रहा था, टफ सवाल थे। इंग्लिश में मैंने ट्राई करा था, बट इंग्लिश में इतना कर नहीं पाता हूँ मैं, ऐसे नहीं होता इंग्लिश में। जीके में भी है ऐसा कुछ मेरे पास, वो दिखाऊंगा। बट हाँ, दिस इज हाउ आई एनालाइज माई मॉक्स। है थोड़ा सा यूनिक तरीका, भाई लाइक बनती है यार इस वीडियो पे, ठीक है। सो दिस इज इट। हाउ टू एनालाइज मॉक हो गया, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स हो गया, रिवीजन मैंने बता दिया। ये भाई ये चीज तो मैं कितनी बार बोलूं भाई, देयर इज नो शॉर्टकट मेरी जान, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी चीज का। यू विल हैव टू पुट इन हार्ड वर्क। अगर तुम चाह रहे हो कि तुम 6 महीने में इस एग्जाम को निकाल लो जितना इस एग्जाम को लोग 1-1 साल में निकालते हैं, डबल द एफर्ट। सिंपल सी बात है, अगर किसी को 1 साल लग रहा है, तुम्हें ये एग्जाम 6 महीने में निकालना है, एफर्ट डबल मारो ना भाई, खींच दो मीटर भाई, पूरा जी जान लगा दो, पर एफर्ट मारने पड़ेंगे। घंटे तुम्हें भी इतने देने पड़ेंगे जितने उसको देने पड़ रहे हैं, बस वो एक साल के टाइम स्पेन में उतने घंटे दे रहा है, तुम 6 महीने में उतने दे रहे हो। दिस इज द ओनली डिफरेंस। हाँ, सबसे मेन चीज, एनटीपीसी सीबीटी 2 से 10-15 दिन पहले हाउ डिड आई रिवाइज, और एनटीपीसी के लिए अलग से क्या करना है जो मैंने बता दिया। ये तो जेनेरिक से हो गया ना कि एसएससी के लिए भी हो गया, एनटीपीसी के लिए भी हो गया। अलग से कुछ करना होता है क्या? देखो, थोड़ा सा पार्शियल सा आंसर है, हाँ या फिर नहीं भी। मैंने करा था, क्या करा था वो बता देता हूँ। देखो, अब मैंने जैसे तुम्हें बताया कि भाई एनटीपीसी ना, अब 30 क्वेश्चन का सेट आता है सीबीटी 1 में, तो 2 या 3 सवाल टफ फेंकेगा, बाकी बहुत आसान रहेंगे। पर तुम्हें उन 2 या 3 सवाल के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि वो 2 या 3 सवाल ही तुम्हें एज दिलाएंगे, क्योंकि बाकी के जो 28 सवाल है वो तो सबने कर लिए ना भाई। तो बाकी बात जो आ गई वो सिर्फ बाकी के 2 सवालों पे आ गई, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे कैलकुलेशन वाइज, बहुत गंदी कैलकुलेशन कराता है भाई एनटीपीसी। अभी मेरे को कैसे पता चला? आई परचेज्ड आरबीई की टेस्ट सीरीज एग्जाम से मैंने 15 या 20 दिन पहले ही खरीदी थी, जब अपना रिजल्ट आ गया था सीबीटी 1 का, उसके बाद खरीदी थी। और 100 रुपए की पड़ी थी शायद, इतना का ही कुछ रहता है। एंड उसमें ना मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चंस थे जो कि लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने इन क्वेश्चंस को 2 बार ही लगा लिया भाई। पहली बार जब मैंने लगाया मैं रो गया था, यार ये क्या पूछ रहे हैं एनटीपीसी, इतने टफ सवाल पूछता है क्या एनटीपीसी, मेरे में ये क्वेश्चन आ गए तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। दिस वाज माय स्टेट। बट देन मैंने खुद को समझाया कि यस भाई, ये पूरा एनटीपीसी की जितनी भी 40-45 जो भी शिफ्ट हुई हैं, उसमें से बेस्ट 50 सवाल 40 सवाल हैं ये, यानी हर शिफ्ट में एवरेज 1 या 2 सवाल ही ऐसा आ रहा है। मेंटली प्रिपेयर हो गया था मैं इस चीज के लिए, और मैंने उन्हीं सेम टफ सवाल को 2 बार लगाया। टफ सवाल को कैलकुलेशन खुद करके है उसकी पूरी, एकदम मतलब एकदम आंसर तक छोड़ के आया हूँ उस क्वेश्चन को मैं। 2 बार मैंने ऐसे करा था। सो दिस इज द ओनली मतलब जो चीज मैंने एनटीपीसी के लिए अलग से करी थी लास्ट के दिनों में, एंड भाई इट हैज हेल्प्ड मी ट्रेमेंडसली। मैंने बात करी थी आरबी से कि कोई रेफरल कोड मिलेगा क्या, कि जिससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाए, मैं जो कोड बताऊं। बट हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि अभी इतना चैनल बड़ा हुआ है तो आई कुडंट गेट इट, बट जो है सच है, मैंने यूज करा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो में जो जो चीज बताई है वो मैंने पर्सनली यूज करी है। छोटा चैनल है, कोई प्रमोशन करेगा नहीं, जब कोई प्रमोशन करेगा तब करेंगे फिर उनकी बातें। बट अभी तो जो एक्चुअल जो सोर्स है मेरे वो सामने है तुम्हारे, ठीक है। दिस इज हाउ आई डिड इट, दिस इज हाउ, मतलब वही एनटीपीसी का, मैंने एनटीपीसी का कुछ अलग से नहीं करा था। मेरे लिए जो सबसे इफेक्टिव चीज रही थी, दैट वाज माय मॉक एनालिसिस, माय रिवीजन नोटबुक दैट आई मेड। जो मेरी मतलब मेरे को रियलाइज 1 जुलाई को हुआ, 10 जुलाई को मेरा पेपर था, और भाई साहब की आंखें 1 जुलाई को खुल रही हैं कि अमन भाई आपने जो बताया था वो बहुत ही कमाल की चीज बता दी थी यार। तो अब मैं लेट था, लेकिन आप लेट मत हो, ठीक है। तो दैट्स इट। और फिर लास्ट के टाइम पे मैंने ये करा अलग से, 15-20 दिन में मैंने सिर्फ ये करा। लास्ट के 15-20 दिन में मैंने इसके अलावा कुछ नहीं करा। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई डिड।
कितने 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो आधी क्या 95% लोग छोड़ चुके होंगे इस वीडियो को। कुछ ऐसा करते हैं जिससे मेरे को पता चले कि आखिर तक किसने इस वीडियो को देखा है। कमेंट करो तुम लोग, छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम कमेंट कर दो कमेंट में। बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पर मेरे को पता चल जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एंड तक वीडियो देखी है। तो कमेंट्स में छोटा भीम चल जाने चाहिए भाई, तो ताकि पता तो चले कि किसने एंड तक वीडियो देखी है, और बाकी लोग तक कंफ्यूज रहेंगे कि क्या हो गया, छोटा भीम क्या बता दिया। या फिर हाँ, कमेंट में ये लिखो भाई वो छोटा भीम वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये लिख दो ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए कि छोटा भीम वाला कौन सा क्वेश्चन है। कमेंट में ये लिखो, ठीक है। तो दैट्स इट भाई, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। और ठीक है, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आगे बताना। आई होप मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ। एक कमेंट्स में भाई छोटा भीम वाला सवाल आ जाना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, रिवीजन करते रहो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। बाय।